नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन भारत का इतिहास क्रैश कोर्स हम पढ़ रहे हैं। लेक्चर नंबर 12 है। इससे पहले के जो भी कहानी है वो पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत सरल भाषा में है। इससे सरल भाषा में मध्यकालीन भारत का इतिहास नहीं हो सकता, तो कोई भी लेक्चर मिस मत कीजिए, बहुत आनंद आने वाला है। मैं आपको बता दूं, दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंश आए थे, इन्होंने 320 वर्षों तक रूल किया, 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। तो गुलाम वंश आपने अच्छे से पढ़ लिया है। खिलजी वंश की हमने शुरुआत कर दी थी और खिलजी वंश में आपने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी आया था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी आपने इम्पोर्टेंट चीज़ें तो पढ़ ही ली हैं। जैसे अलाउद्दीन खिलजी का जो सैन्य अभियान था, इसका प्रारंभिक इतिहास, ये सब आपने पढ़ लिया हुआ है। सैन्य अभियान इसके बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर भारत में जो इसके सैन्य अभियान थे, जो इसकी विजय थी, वो मैंने अलग चर्चा की हुई है। और जो दक्षिण भारत में इसने अपनी छाप छोड़ी है, वो अलग चर्चा हमने की है। मलिक काफूर का क्या रोल था, वो सब मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छे से। इसके पहले वाला लेक्चर आप देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम कुछ अन्य तथ्यों को जानेंगे जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पर भू राजस्व प्रणाली कैसी थी, अर्थात इसने क्या भू राजस्व सुधार किए, वो हम पढ़ते हैं। भू राजस्व आप समझ पा रहे हैं, लैंड रेवेन्यू टैक्स। मतलब कहने का भाव यह है कि जो किसानों को कृषि से आय होती थी, उस पर टैक्स लगा करता था। वो किस प्रकार से था? तो अलाउद्दीन खिलजी का जब टाइम पीरियड आया, इसने विचोलियों को समाप्त कर दिया। जो विचोलिया हुआ करते थे, वो किसानों से टैक्स लिया करते थे और सुल्तान तक पहुंचाया करते थे। लेकिन उस बीच में वो बहुत ज़्यादा घपला कर दिया करते थे, बहुत ज़्यादा धांधली कर दिया करते थे। इसलिए इसने विचोलियों को समाप्त किया। और जो टैक्स है ना, वो भूमि पैमाइश करने के बाद निर्धारित किया। मतलब एक किसान के पास कितनी ज़मीन है, वो पूरा निर्धारित किया गया, मापा गया। अब मान लीजिए किसान के पास 20 बिस्वा ज़मीन है, 20 बिस्वा ज़मीन है अगर, तो उसे मापा गया कि हाँ भाई साहब, आपके पास 20 बिस्वा ज़मीन है और एक बिस्वा में औसत जो आय होती है कृषि की इतनी होती है, तो आपको 20 बिस्वा के हिसाब से इतनी आय देनी पड़ेगी। मतलब कहने का भाव ये है कि पहले भूमि को पैमाइश कराया गया और निर्धारित किया गया कि इस भूमि पर इतनी आय हो सकती है एवरेज, और उसका आपको 50% सुल्तान को देना पड़ेगा। तो भूमि पैमाइश करवाने के बाद भू राजस्व निर्धारित करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और भू राजस्व को खराज कहा जाता था। ये जो भू राजस्व है, जो टैक्स है, ये इसे खराज कहा जाता था। और ये कितना हुआ करता था? उपज का आधा भाग, जितनी भी उपज होगी उसका 50%। मुख्य तौर पर ये 50% जो है ना, दोआब वाले क्षेत्र में लागू था। गंगा और यमुना के बीच का जितना भी क्षेत्र है बहुत उपजाऊ होता है, आज भी बहुत उपजाऊ है। हालांकि दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है बहुत उपजाऊ होता ही है। तो वहाँ के लिए ये स्पेशली लागू किया गया था कि वहाँ के लोगों को तो किसी भी हाल में 50% जो अपना अनाज है, वो पूरी उपज का, वो देना ही पड़ेगा। और भू राजस्व इकट्ठा करने के लिए राजस्व वसूली विभाग उसने शुरू किया था। इस राजस्व वसूली विभाग को दीवाने मुस्तकराज कहा जाता था। विचोलियों तो खत्म कर दिए, अब कौन इकट्ठा करेगा? अब एक विभाग अलग से बना दिया है उसने, दीवाने मुस्तकराज। और इसके अंतर्गत काम करने वाले आमिल, गुमाश्ते और मुतसरीफ, ये ऐसे पद थे जो राजस्व वसूली का काम किया करते थे। तो भू राजस्व वसूली के लिए आमिल, गुमाश्ते और मुतसरीफ नामक अन्य पद बनाए हुए थे, जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पर भू राजस्व को वसूला करते थे। और इन वसूलियों का जो हिसाब किताब है, वो पटवारी रखता था। वो अपनी खाता बही में पटवारी रखता था। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पर कुछ अन्य कर भी थे, जैसे घरी कर और चरी कर इसने लागू किया था। घरी कर, चरी कर लागू करने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ही था। घरी कर घरों पर लगने वाला टैक्स था, चरी कर चारागाहों पर लगने वाला टैक्स था। इसके अलावा जजिया कर पहले से चलता आ रहा था। जजिया कर जो है वो गैर जो मुस्लिम लोग थे उनसे लिया जाता था।
ठीक है। मतलब मुस्लिम धर्मों के लोगों को छोड़कर, मुसलमानों को छोड़कर बाकी अन्य धर्म के जो लोग हैं उनसे जजिया कर लिया जाता था। ज़कात, ज़कात ऐसा टैक्स था जो केवल धनी मुसलमानों से लिया जाता था। खम्स, खम्स बहुत महत्वपूर्ण है। खम्स ये जो था ना, ये कर, ये जब भी कोई सेना किसी दूसरे राज्य पर हमला करती थी, जो लूट पाट करके सामान लाती थी, धन लाती थी, उसे खम्स कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पर जो भी लूटपाट होती थी, किसी राज्य से लूटपाट करके लाया करते थे सैनिक, उसका 4/5 हिस्सा सुल्तान को दे दिया जाता था और 1/5 हिस्सा सैनिक खुद में बांट लिया करते थे। जबकि अलाउद्दीन खिलजी के पहले के जो सुल्तान थे उनके समय में ऐसा था कि जो भी धन लूटपाट करके सेना लाती थी उसका 4/5 हिस्सा अपने में बांट लिया करती थी, केवल 1/5 हिस्सा सुल्तान को दिया जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने ये पलट दिया। अब जो खम्स है, जो लूटपाट वाला धन जो टैक्स के रूप में सुल्तान लेगा, वो 4/5 हिस्सा लेगा और मात्र 1/5 हिस्सा ही सैनिक आपस में बांट पाएंगे। तो इसे क्या कहते हैं, खम्स कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो है ना, इसकी बाजार व्यवस्था है या बाजार नियंत्रण प्रणाली। अलाउद्दीन खिलजी की टाइम पीरियड पर जो सेना थी, बहुत बड़ी सेना थी, 4,75,000 इसके पास सैनिक थे, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। इतनी बड़ी सेना रखना और उन्हें सैलरी भी देनी है। अगर इतनी बड़ी सेना को वो नॉर्मल भी सैलरी देता ना, तो 3-4 वर्षों के अंदर उसका खजाना खाली हो जाता। इसी कारण से उसने बाजार व्यवस्था लागू की या बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की। इसने बाजार को कंट्रोल कर लिया। मतलब बाजार में जो बिकने वाला सामान है वो बहुत ही कम दामों में सैनिकों को मिलेगा, जिससे कि अगर उन्हें कम सैलरी भी दी जाए तब भी वो सरवाइव कर पाएँ। तो बहुत बड़ी सेना इसने रखी हुई थी, क्योंकि उस समय मंगोलों के आक्रमण बहुत तेज़ी से हो रहे थे और इसका उद्देश्य था कि पूरे संपूर्ण भारत पर कब्जा करना है। तो इस कारण से इसने बहुत बड़ी सेना रखी थी। उसको सरवाइव कराने के लिए इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली भी लागू की थी, ताकि जो बाज़ार में बिकने वाली रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो सस्ती मिलें, उसे कंट्रोल किया जाए, फिक्स रेट उसका हो, ताकि सैनिक जो हैं उनको भले ही कम सैलरी सुल्तान देगा, लेकिन उन्हें सामान भी अगर सस्ता मिलेगा तो उनका जीवन अच्छे से सरवाइव हो जाएगा। जियाउद्दीन बर्नी का कहना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली की जो शुरुआत है ना, ये हिंदुओं को परेशान करने के लिए, हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए किया था, क्योंकि अधिकतर जो दुकानदार हुआ करते थे वो हिंदू हुआ करते थे। जबकि खुसरो का कहना था कि इसने लोगों का कल्याण करने के लिए, लोगों को सुविधा देने की दृष्टि से ये बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी। तो जियाउद्दीन बर्नी का क्या कहना है और अमीर खुसरो का क्या कहना है, आपको मालूम होना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधार देख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सैनिकों का हुलिया लिखना, घोड़ों को दागने की जो प्रथा है, ये शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के समय से ही हुई। अलाउद्दीन खिलजी ने ही सैनिकों का हुलिया लिखा और घोड़ों को दागने अर्थात घोड़ों को मोहर लगाने की प्रथा चालू की। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सैनिकों और जो घुड़सवार हुआ करते थे उनको वेतन दिया जाता था। तो ऐसा ना हो कि एक ही सैनिक को 2 बार या 2 से अधिक बार वेतन मिल जाए, इस कारण से उसका हुलिया लिखा जाता था कि मतलब चेहरे पे कोई निशान है, कोई उसका मतलब ऐसा स्पेशल निशान हो जिससे उसकी पहचान की जा सके। और घोड़ों को दागने की प्रथा चालू की, मतलब उसको स्टाम्पिंग की गई, ताकि एक घुड़सवार को 1 से अधिक बार सैलरी ना मिले। ठीक है। और स्थायी सेना गठित की थी इसने, 4,75,000 सैनिक थे इसके पास। और सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत करने वाला दिल्ली का सुल्तान यही है। और सैनिकों का जो को खुम्स दिया जाता था वो 1/5वां हिस्सा मिलता था। मतलब खुम्स वो था जो धन लूट पाट करके लाया जाया करता था, उसे खुम्स कहा जाता था। उसका 1/5 हिस्सा ही सैनिकों में बांटा जाता था, जबकि 4/5 हिस्सा ये सुल्तान को मिल जाता था। ठीक है। कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं। इसके दरबार में अमीर खुसरो और
हसन दहलवी जैसे कवि रहते थे। अमीर खुसरो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमीर खुसरो को तूतिए हिंद भी कहा जाता है। ठीक है, अमीर खुसरो ने ही सितार का आविष्कार किया था। हालांकि अमीर खुसरो ने जो अपना कैरियर है वो बलबन के समय में ही शुरू किया था, तो इस कारण से अमीर खुसरो ने अपने समय में सबसे ज़्यादा सुल्तानों का शासन देखा है। लगभग 8 सुल्तानों का उसने शासन देखा है। जो कव्वाली गायकी है ना, इसकी शुरुआत भी अमीर खुसरो ने ही की थी। ठीक है, और कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहने वाला ये अमीर खुसरो ही था। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम है। जो अमीर खुसरो के गुरु थे ना, वो हजरत निजामुद्दीन औलिया थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया ये अमीर खुसरो के गुरु थे। इतनी बातें आप याद रखिए। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाज़ा बनवाया गया है, अलाई मीनार बनवाई गई है, हौज खास बनवाया गया है, सीरी फोर्ट बनवाया गया है, जमात खाना जो मस्जिद है उसका निर्माण भी किया गया है। तो ये तस्वीर में देखिए, ये अलाई दरवाज़ा है, ये आपका अलाई मीनार है। ये वाली तस्वीर जो है अलाई मीनार है। ये ऐसी मीनार है, ये इनकम्प्लीट है। ये कुतुब मीनार के पास है और कुतुब मीनार की तरह ही इसे बनाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन ये कुतुब मीनार से भी अधिक इसकी परिधि थी। अगर ये पूरा बनता तो शायद कुतुब मीनार से भी ऊंचा होता। हौज खास, ये जो तालाब है, जो झील है, इसके पास एक किला है, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हुआ। ये सीरी फोर्ट है, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। ये जमात खाना मस्जिद है, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हुआ। और लास्ट में जाकर अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है 1316 ईस्वी में। 1316 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम मुबारक खिलजी के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले एक और शासक आएगा, कुछ समय के लिए उसके बारे में पढ़ लेंगे। फ़िलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।